नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 3 दिवसीय विशाल क्षेत्रीय किसान मेले का किया शुभारंभ। पुलिस की वर्दी में स्टेशन पर चोरी करने वाले एक अभियुक्त को कैंट जीआरपी टीम ने किया गिरफ्तार। चंदे के नाम पर छात्रों द्वारा मोटी रकम मांगे जाने से नाराज बीएचयू विश्वनाथ मंदिर के दुकानदारों ने बंद रखी दुकानें। और विश्व कैंसर दिवस पर 15 राज्यों के छायाकारों द्वारा ली गई फोटो हुई प्रदर्शित। और अब खबरें विस्तार से। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 3 दिवसीय विशाल क्षेत्रीय किसान मेले का शुभारंभ किया। वाराणसी स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में 3 दिवसीय शहंशाहपुर परिसर में विशाल क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में उत्तर प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सूर्य प्रताप शाही मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ हिमांशु पाठक भी उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान द्वारा 6 राज्यों का कृषि मेला प्रारंभ हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा शामिल है। इन 6 राज्यों के किसान यहां आए हुए हैं और खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों से किसान इन 3 दिनों के मेले में शामिल हो रहे हैं और किसानों के द्वारा नए नए प्रयोग और उनकी जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों की जानकारी करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि इन मेलों के माध्यम से जो नए बीज हैं वो किसानों तक पहुंच सके। यहाँ पर वैज्ञानिक भी कई संस्थान के आए हुए हैं, तो यहाँ चर्चा परिचर्चा के माध्यम से नए प्रकार की बीज, नए कृषि यंत्र और बदलते हुए जलवायु के भीतर कौन सी सटीक फसल हम लगाएं जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सके, इस पर विमर्श करेंगे। किसान आए हैं और उसका कितना फायदा मिलेगा लोगों को? ये वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR का एक ब्रांच है। यहाँ पर 6 राज्यों का ये आज से कृषि मेला प्रारंभ हो रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 6 राज्यों के किसान भाई यहाँ पर आए हुए हैं और खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों के किसान इन 3 दिनों के इस 3 दिवसीय मेले के भीतर वो सम्मिलित होंगे और किसानों के द्वारा नए नए प्रयोग और जो उनकी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों की जानकारी करेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि इन मेलों के माध्यम से जो नए शोध और नए बीज हैं वो किसान भाइयों के बीच में पहुंच सके। यहाँ पर वैज्ञानिक गण भी कई संस्थानों के आए हुए हैं, विश्वविद्यालयों के आए हुए हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी कृषि वैज्ञानिक रहेंगे। तो सब इसमें चर्चा परिचर्चा के माध्यम से नए नए प्रकार की बीज, नए कृषि यंत्र और खरीदने के तौर तरीके क्या बदल रहे हैं और बदलते हुए जलवायु परिवर्तन के भीतर कौन सी सटीक फसलें हम लगाएं जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सके, इस दृष्टि से यहाँ पर 3 दिन की चर्चा होगी और उस मेले का मैं आज यहाँ पर शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर आया। मंत्री जी, वैज्ञानिकों का खोज का लाभ किसानों तक नहीं पहुँच रहा है, जैसा कि ये आपको किसने बता दिया? तो इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? आपके पास कौन सी एजेंसी है जिसने ये बात बताई? आज राज्य का उत्पादन, हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो जब हम आए थे, जब चार्ज लिए थे, उस समय से 100 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा प्रतिवर्ष हो रही है। हमारे किसानों ने नई वैरायटी नहीं लगाई होती, वैज्ञानिकों ने उसका शोध नहीं किया होता, उनका शोध लैब टू लैंड, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जो लैब में रिसर्च हुआ उसको लैंड तक पहुँचाओ, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उस काम को कर रही है। हमने किया है, इसी नाते मैंने कहा कि हमको 2 पुरस्कार मिल चुका है 7 साल के भीतर। एक मिला है अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए, जो नंबर 1 का राज्य आया उत्तर प्रदेश, और दूसरा हमें तिलहन के उत्पादन में हमने
5 लाख मेट्रिक टन की वृद्धि जो किया, उसके लिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा हमें कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, हमें माने उत्तर प्रदेश सरकार को मिला। उसमें हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारियों का और साथ साथ में किसान भाइयों के परिश्रम के कारण ये संभव हुआ है। सिर्फ हमारे भाषण से नहीं हुआ है, हम लोगों ने उनको इनपुट्स उपलब्ध करवाए, समय से उनको बीज उपलब्ध करवाए, समय से पानी उपलब्ध कराए, तकनीकी कराई और प्रसार के माध्यम से उनको जान। पुलिस की वर्दी में स्टेशन पर चोरी करने वाले एक अभियुक्त को कैंट जीआरपी टीम ने गिरफ्तार किया। वाराणसी जीआरपी कैंट को काफी समय से सूचना मुखबिर से मिल रही थी कि कैंट रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटेड क्षेत्र में पुलिस के भेष में कोई चोर चोरी कर रहा है। जीआरपी कैंट ने मुखबिर की सूचना पर सर्कुलेटेड क्षेत्र में तलाशी के दौरान एक संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अभियुक्त अरविंद यादव वाराणसी में किराए के मकान में नेवादा थाना लंका पर रहता था। चोरी के प्रकरण से पूर्व थाना औराई क्षेत्र से जेल जा चुका है। इस घटना को मीडिया के सामने जीआरपी क्षेत्राधिकारी कैंट कुंवर प्रताप सिंह, जीआरपी कैंट प्रभारी हेमंत सिंह ने पेश किया। सर, किस तरह का खुलासा है, क्या है? ये कुछ दिन से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी कि वर्दी पहन करके एक व्यक्ति के द्वारा जो है स्टेशनों पे चोरी की जा रही है। इस सूचना पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम गठित की गई थी, जिसमें जीआरपी के सादे कपड़ों में और वर्दी वाले कुछ सिपाहियों को, तेज तर्रार सिपाहियों को लगाया गया था और इनके द्वारा जो है इस तरह के जो संदिग्ध व्यक्ति था उस पर नज़र रखी जा रही थी। आज इस व्यक्ति को सर्कुलेटिंग एरिया में पीपल के पेड़ के पास से चोरी के काफ़ी सामान के साथ पकड़ा गया है। किस तरीके से ये घटना को अंजाम देता था, कैसे बेवकूफ़ बना? ये पुलिस की वर्दी, इसने सिपाही की एक वर्दी बनवा ली थी और उसी वर्दी को पहन करके ये सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफार्म और जगहों पर घूमता था और घूम करके सामान उठा लेता था और उठा करके ले करके उसको चला जाता था। तो ठगी के भी कुछ मामले सामने आए, हरदब में लेकर के, पुलिस की वर्दी के हरदब में लेकर के कुछ ऐसी घटनाएं भी इसके सामने आई। इससे पूछताछ में इसने ये बताया कि ये वर्दी इसने बनवाई और वर्दी बनवाने के बाद ये चाय की दुकान पर गया और वहाँ इसने चाय पी तो चाय वाले ने इससे पैसा नहीं लिया। इसके बाद ये फल की दुकान पे गया और होटलों में जा कर के खाना वाना खाता था, तो होटल वाले और चाय वाले और फल वाले इससे पैसा नहीं लेते थे, तो उससे इसको लगा कि ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद इसने स्टेशनों पर प्लेटफार्म पे आकर के चोरी करना शुरू किया। उसमें भी इसको कोई बोलता रोकता टोकना नहीं था, ये आसानी से चोरी कर लेता था। तो इसने इसको फिर अपना लिया और वर्दी पहन करके पुलिस की छवि खराब करके ये जो है चोरी की घटना करता था। क्या क्या बरामद हुआ? इसके पास से चोरी का लैपटॉप और एप्पल का आईपैड और उसके अलावा मोबाइल और 8,000 रुपये, घड़ी और पिट्ठू बैग और जो यात्रियों के अन्य जो चोरी हुए थे सामान, वो सब बरामद हुए हैं। पूर्व की घटना में भी ये शामिल रहा है? हाँ, ये पूर्व में औराई थाने से ये चोरी के मुकदमे में जेल गया था, जहाँ से इसको सज़ा हुई थी और 2 साल 8 महीने बाद 8/11/23 को ये जेल से छूटा और इसने पुनः वर्दी पहन करके अपराध करना शुरू कर दिया। जो येनो नंबर और बाकी और आई कार्ड्स हैं पुलिस के, क्या वो फर्जी हैं या किसी के चुराए हुए हैं? नहीं, वो फर्जी हैं। अभी प्रथम दृष्टया तो वो फर्जी ही प्रतीत हो रहे हैं। हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, आगे फिर जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जो इसने ये फर्जी ढंग से ये पेपर और ये आई कार्ड और नेम प्लेट तैयार किया है, उसके लिए भी संबंधित धाराओं में इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। सर, कुछ जानकारी हो पाई कि जो चोरी की सामग्री थी उसको कहाँ बेचते थे या फिर रखते थे अपने पास? कोई नहीं, इसका कोई गिरोह तो नहीं है। ये बेसिकली रहने वाला गाजियाबाद का है और नगवा में किराए का मकान लेकर के ये रहता था। इस तरीके की जो भी चोरी के सामान होते थे वो इनको बेच दिया करता था। यहाँ बनारस में तो इसके बेचने का कोई अड्डा नहीं मिला है, लेकिन बाहर जहाँ पर भी जो सूचना मिली है उस पर हमारी टीमें जा रही हैं और आगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे। चंदे के नाम पर छात्रों द्वारा मोटी रकम मांगे जाने से नाराज बीएचयू विश्वनाथ मंदिर के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी।
बीएचयू स्थित विश्वनाथ मंदिर के आसपास की दुकानें आज बंद है। दुकानदारों में काफी आक्रोश है। उन्होंने छात्रों पर आरोप लगाया है कि वो सभी चंदे के रूप में 11,000 रुपए तक की डिमांड कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। चीफ प्रॉक्टर ऑफिस में दुकानदारों को समझाया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि छात्र उनसे चंदे के नाम पर मोटी धनराशि मांग रहे हैं, इसके लिए दबाव बना रहे हैं। इसको लेकर बीएचयू प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये से दुकानदारों में आक्रोश है। दुकानदारों ने लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी अपनी दुकानें बंद रखी। दुकानदारों का कहना है कि यहां उतनी आमदनी नहीं है, ऐसे में चंदे के रूप में मोटी रकम कहां से दे पाएंगे। बीएचयू प्रशासन की ओर से दुकान खोलने से पहले भरोसा जताया जाता है कि दुकानदारों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहां कोई भी आयोजन होता है तो छात्र चंदा लेने आ जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो पैसा नहीं देते हैं। इस पूरे मामले पर चीफ प्रॉक्टर शिव प्रकाश सिंह ने कहा कि कल शाम को एक शिकायत मिली थी कि कुछ छात्र चंदा लेने के लिए विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे। वहां दुकानदारों से उनकी बहस हो गई थी। सूचना मिलते ही प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम ने सभी को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया था। उन्होंने कहा कि दुकानदारों ने दुकान बंद कर दिया है। उनकी समस्याओं को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो अनुकूल कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। चंदे को लेकर दुकानदारों के साथ बैठक के बाद प्रशासन की बैठक की जाएगी और एक कठोर निर्णय लिया जाएगा। कल से बीएचयू बीटी पर जो भी दुकानदार हैं वो दुकानें बंद कर अपना एक विरोध दर्ज करा। पूरा मामला क्या है, प्रशासन इस पर क्या कर रहा है? कल सायकाल एक शिकायत मिली थी कि कुछ छात्र संभवतः चंदे के लिए विश्वनाथ मंदिर पर पहुंचे थे, जिस पर हमारी पेट्रोलिंग पार्टी, सुरक्षा अधिकारी टीम और कुछ प्रॉक्टर लोग गए थे और कुछ क्षण के लिए वहां थोड़ा सा अव्यवस्था की स्थिति बनी थी और उसके पश्चात वो छात्र समझाने बुझाने पर वापस चले गए और मामला वहां थम गया था। आज दुकानदार लोग आए हैं और कुछ दुकानदारों ने दुकानें बंद कर रखी हैं और उनसे उनकी समस्या पर चर्चा हमारी अभी में चल रही है और जो अनुकूल कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। सर, अगर बात करें सरस्वती पूजा की तो विश्वविद्यालय द्वारा क्या मुहैया कराया जाता है छात्रावास को, झांकियों के लिए कोई बजट भी पास होता है? जी, विश्वविद्यालय का लगभग 18 लाख का बजट है झांकियों के लिए और जिसको इस वर्ष कुछ बढ़ाया भी जा रहा है और छात्रावासों को भी 7,000 रुपये की राशि दी जाती है। और ये छात्रावास में वार्डन लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव वार्डन और पूरा संकाय स्तर पर इसकी निगरानी देखरेख की जाती है और मिलजुल के छात्र लोग बड़े अच्छे से समारोह करते हैं और इसकी पूरी निगरानी रखी जाती है। और स्वयं छात्र कल्याण अधिष्ठाता महोदय पूरे प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करते हैं। विश्वविद्यालय स्तरीय टीम बनी रहती है जिसकी समीक्षा होती है और बहुत भव्य ढंग से हम लोग स्थापना दिवस और इसका आयोजन करते हैं। सर, इसके चंदे की बात जो आ रही है, अब इसके रोक के लिए क्या कोई टीम गठित की जा रही है? इस पे हम लोगों ने चर्चा का स्तर जारी है और इसके पूर्व भी हम लोगों ने कुछ उपाय किए थे और जो भी आवश्यक उपाय फिर से बैठक होने जा रही है उसके अनुरूप हम कदम उठाएंगे ताकि किसी को किसी स्तर पे परेशानी ना हो। विश्व कैंसर दिवस पर 15 राज्यों के छायाकारों द्वारा ली गई फोटो प्रदर्शित की गई। वाराणसी में आयुर्वेदिक संस्था द्वारा विश्व कैंसर दिवस के मौके पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों चित्र लगाए गए। संस्था द्वारा विश्व कैंसर दिवस के पूर्व देश के विभिन्न हिस्सों के फोटोग्राफर से फोटो मंगाई गई थी। उन्होंने कहा, उम्मीद की किरण थीम पर आधारित कुछ फोटो को शामिल किया गया। इस प्रदर्शनी में कुछ फोटो ऐसे भी हैं जिसको खींचने वाले की कैंसर से मृत्यु हुई है। डीएस रिसर्च सेंटर के विनय त्रिपाठी ने बताया कि संस्था द्वारा 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में 100 से अधिक चित्र शामिल किए गए हैं। देश के 15 राज्यों के छायाकारों द्वारा ये चित्र लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम सांकेतिक है
उम्मीद की किरण थीम के माध्यम से कैंसर पीड़ितों के लिए एक संवेदना प्रस्तुत हुई है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी में एक ऐसे कलाकार का चित्र है जो कैंसर की वजह से हमारे बीच नहीं रहे। विनय त्रिपाठी ने कहा कि पोषक ऊर्जा की औषधियां कैंसर पर विजय का प्रामाणिक साधन तो अवश्य हैं, किंतु अभी ये पूर्ण विकसित नहीं है। परीक्षण परिणामों के आश्वस्त कर दिया है कि एक पगडंडी मिली है जिस पर राजमार्ग बनना वैज्ञानिक तथा मानव समाज के जिम्मे है। अभी भी ये औषधि परीक्षण के दौर से गुजर रही है, वो मुक्त बाजार में उपलब्ध नहीं है। अतः अपने रोगी पर औषधि का प्रयोग करने से पहले एक सामान्य समझ तैयार हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा, संस्था द्वारा आयुर्वेदिक पद्धति से हम लोगों द्वारा 50 वर्षों में हजारों लोगों को स्वस्थ किया गया है। डीएस रिसर्च सेंटर प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति से कैंसर रोगियों की दवा देने के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है और करीब 50 साल पुरानी संस्था है। चूंकि कल विश्व कैंसर दिवस है, 4 फरवरी को पूरी दुनिया में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में कैंसर से संबंधित जितने भी अस्पताल या एनजीओ हैं या सरकारी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। उसी उपलक्ष्य में डीएस रिसर्च सेंटर के प्रेमिसेस पे एक प्रदर्शनी का आयोजित किया गया है। ये प्रदर्शनी में जिन कलाकारों ने अपनी फोटोग्राफ दी हैं, वो कई सालों में हम लोग विश्व कैंसर दिवस के अवसर पे फोटोग्राफी कंपटीशन करते आए थे। उसमें जो बेस्ट फोटोज़ हमारे पास कई सालों की एकत्रित है, उन फोटोज़ को कलेक्ट करके हम एक रे ऑफ होप यानी उम्मीद की किरण नाम से एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन बीएचयू के विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर मनीष अरोड़ा जी के हाथों होना है। उसके साथ बीएचयू के तमाम स्टूडेंट्स और तमाम बनारस के जितने भी छायाकार चित्रकार हैं काफ़ी संख्या में आएंगे। ये 5 दिनों तक दिखाया जाएगा। 3 से 7 फरवरी तक का समय है। विश्व कैंसर दिवस पे कल और भी कार्यक्रम डीएस रिसर्च सेंटर आयोजित करेगा, जिसकी सूचना हम आने वाले समय में देंगे। इसका उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम? देखिए, उद्देश्य क्या है, हर आदमी किसी न किसी माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है। जब इस तरह के कोई कार्यक्रम होते हैं तो हम उसमें कलाकारों को और समाज के अलग अलग विधाओं के लोगों को भी जोड़ते हैं कि न सिर्फ कैंसर रोगी बल्कि एक आम जनता भी इसके बारे में जागरूक रहे। ये एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी को अपने लपेटे में ले लेती है और जागरूकता बहुत ज़रूरी है। समाज का एक पढ़ा लिखा वर्ग अगर इस चीज़ को समझता है, जानता है, तो वो उस बीमारी से बचे रहने के लिए सतर्क होता है। इस तरह के कार्यक्रम सिंबॉलिक होते हैं, सांकेतिक होते हैं, जिसमें हम कलाकारों को और तमाम लोगों को जोड़ते हैं ताकि वो उसमें अपने तरह से अभिव्यक्ति कर सकें। और चित्रों के माध्यम से उम्मीद की किरण एक थीम जो हम लोगों ने कई सालों ने दी, उन्होंने चित्रों के माध्यम से कैंसर रोगियों को सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया है। तो ये केवल यहीं पे हो रहा है कि कहीं और भी हो रहा है? फिलहाल चित्र प्रदर्शनी सिर्फ डीएस रिसर्च सेंटर के प्रांगण में हो रहा है। कल एक कार्यक्रम है पाणिनी कन्या महाविद्यालय में, जहां कैंसर रोगियों के स्वास्थ्य के लिए एक हवन का आयोजन है। साथ में एक छोटा सेमिनार भी होगा जिसमें शहर के कई डॉक्टर और गणमान्य लोग होंगे। साथ ही डीएस रिसर्च सेंटर के डॉक्टर, डाइटिशियन और जो अन्य सदस्य हैं वो भी उसमें शामिल रहेंगे। काशी वासियों के लिए कोई संदेश? देखिए, बिल्कुल संदेश है काशी वासियों के लिए, क्योंकि होता क्या है कि काशी में एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि गुटखे और पान के शौकीन बनारस बहुत सालों से रहा है, हमेशा उसकी पहचान रही है। लेकिन विगत बहुत सालों में जो गुटखा वगैरह जो इसमें शामिल हो गया, उससे एक युवा पीढ़ी बहुत बुरी तरह से ग्रसित है। एक खास बात बताना चाहूँगा, प्रदर्शनी में एक कलाकार ने अपनी चित्र प्रदर्शित की थी जिसमें उनको गुटखा खाने की बहुत बुरी लत थी। आज उनके चित्र हमारे बीच में हैं, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है क्योंकि वो मुंह के कैंसर से कुछ साल पहले उनका इंतकाल हो गया। लेकिन उनका फोटोग्राफ उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो आज हमारे इस प्रदर्शनी में शामिल है। 8 वर्षीय बालिका सोनाक्षी ने मिस लिटिल स्टार बनारस का खिताब जीतकर काशी का नाम रोशन किया। काशी की 8 वर्षीय बालिका सोनाक्षी श्रीवास्तव ने मिस लिटिल स्टार बनारस का खिताब जीतकर काशी का नाम रोशन किया है। उत्तर प्रदेश अवार्ड एकेडमी और वात्सल्य सोसाइटी एंटरटेनमेंट वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुई स्पर्धा में सोनाक्षी ने न केवल प्रतिभाग किया बल्कि काफी संख्या में आए बच्चों में विजेता होने का खिताब जीता और अपने माता पिता सहित अपने विद्यालय और काशी का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि सोनाक्षी के पिता नीरज श्रीवास्तव बरेका महाप्रबंधक कार्यालय के संरक्षा विभाग में कार्यरत हैं। सोनाक्षी के पिता नीरज श्रीवास्तव और माता सुमन श्रीवास्तव ने सोनाक्षी की रुचि को देखते हुए उनका प्रोत्साहन किया और स्पर्धा में प्रतिभाग कराया।
बच्ची के खिताब जीतने पर माता पिता, छोटी बहन सहित पूरा परिवार गौरवान्वित है। माता पिता ने बताया कि सोनाक्षी की रुचि कथक और मॉडलिंग के क्षेत्र में है। इसके साथ ही वो पढ़ने में भी काफी अच्छी है और वो IAS बनना चाहती है। माता पिता ने सभी को ये संदेश दिया कि अपने बच्चों की रुचि को देखते हुए उनको प्रोत्साहित करें, खासतौर पर बालिकाओं को जरूर आगे बढ़ाएं। मेरा नाम सोनाक्षी श्रीवास्तव है। किस क्लास में पढ़ती हैं? कहाँ पढ़ती हैं? मैं सेंट जॉन स्कूल बेल्डर और आरसी में पढ़ती हूँ। मैं 3rd में हूँ। किस तरह का ताज आपको मिला और क्या रहा? मैं स्लेटर स्टार ऑफ बनारस को। कहाँ पे हुआ था ये प्रोग्राम? धरोवर रिजॉर्ट में, बाबतपुर। किससे आप इंस्पायर हुई कि इस फील्ड में आई, इस फील्ड को चुनी? मैं टीवी पे देखती थी तो पापा फॉर्म लाया, मम्मी ने तैयारी करवाई। पापा कितना सपोर्ट रहा? बहुत ज़्यादा। टीचर वगैरह भी सपोर्ट किए? यस, कमीलिया मैम की थी। स्कूल में भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं? नहीं, डांसिंग का होता। डांस वगैरह में आप पार्टिसिपेट करती हैं? हाँ। तो ऐसा लगा आपकी बड़ी बहन जो है फर्स्ट आई है? मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, मेरी बहन बनी है तो। कितना उत्साह रहा उस दिन? बहुत ज़्यादा। उस दिन सुना आप दुखी भी हो गई थी? वो खुशी के आंसू थे। अच्छा। किस क्लास में आप हैं? 2nd। कहाँ पढ़ रही हैं? सेंट जॉन्स स्कूल। मम्मी पापा आपको नहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं? करते हैं। अच्छा, तो आप भी पार्टिसिपेट कर रही हैं कहीं? हाँ। कहाँ किया आपने? अभी मिस एशिया करने जा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मेरी बेटी जो है मिस लिटिल स्टार बनारस बनी है, विनर हुई तो मेरे और मेरी छोटी बेटी की आंखों में बहुत आंसू आए। ये खुशी के आंसू थे तो संभला उनसे। और पिता की आंखों में भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे भले, लेकिन वहाँ पे जो है आंखों में आंसू सबके आ गए थे कि बेटी जो है विनर बनी है। अभी बच्ची क्लास 3 में है, आगे क्या सोचा है आप लोगों ने? आगे जो है पढ़ने में बहुत अच्छी है बेटी, कहती है मैं IAS ऑफिसर बनूँगी। और इसको पूरा सपोर्ट पापा का भी रहता है और मेरा और मेरी बेटी का भी, छोटी बेटी का भी। तो इसके लिए पहले कौन तैयार हुआ था? इसके लिए इसके पापा हमेशा आगे रहते हैं और ये पूरी फैमिली को लेके चलते हैं आगे। खुशी होती है जब हस्बैंड ऐसा मिलता है तो, जो पूरे परिवार को बांध के चलता है, लेके चलता है। काशी वासियों के लिए कोई संदेश अपने बच्चियों को? जी, मैं भी चाहती हूँ कि सबके पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, खासतौर पे लड़कियों को। लड़कियाँ आगे बढ़ती हैं तो पूरा जो है परिवार संभाल लेती हैं। बड़ी होने के बाद जहाँ जाती है वहाँ भी अपने परिवार को तो संभालती ही हैं। आज कितनी खुशी हो रही, बेटी के सर पे ताज है और सब कुछ है, कैसा लग रहा है? एक पिता के रूप में बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरी बेटी बनारस के कई लाख बच्चों की लीडर बनी है। किस प्रतियोगिता में भाग ली थी और क्या हुआ? ये मिस लिटिल स्टार बनारस की प्रतियोगिता है जो उत्तर प्रदेश अवार्ड अकेडमी और वात्सल्य सोसाइटी इंटरटेनमेंट वाराणसी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ये कहाँ आयोजित हुआ था? ये धरोवर रिजॉर्ट बाबतपुर में है, वहाँ पर आयोजित हुआ था। बच्ची को कितना सपोर्ट आप लोग किए थे? बच्चे को हमसे जो भी बन पड़ा हमने हर तरह का सपोर्ट किया। इसी फील्ड को क्यों चुना बच्चे के लिए? बच्चे को डांस में इंटरेस्ट है, कथक में इंटरेस्ट है और हमेशा टीवी के प्रति जो है जो उसके फैशन शो आते हैं उसको देखती है। वैसे बच्ची हमारी पढ़ाई में भी बहुत तेज़ है। आगे क्या करवाना चाह रहा है बच्ची? आगे इसको इच्छा है इसकी IAS ऑफिसर बनने की, और बाकी ये है कि जो इसमें जाना चाहेगी तो स्टेज प्रोग्राम करती रहेगी। अभी किस क्लास में बच्ची, कहाँ पढ़? अभी ये 3rd स्टैंडर्ड में सेंट जॉन्स स्कूल BLW वाराणसी में पढ़ रही है और 8 ईयर्स की है ये। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए। जो बच्चे निरंतर 3 सालों तक प्रथम आते हैं कक्षा में, विद्यालय में जब तक वो पढ़ते हैं उनकी फीस विद्यालय अपनी तरफ से पे करता है, यानी उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा यदि किसी के घर में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि बच्चा पढ़ रहा है और अनफॉर्चुनेटली उनके फादर नहीं रहे, तो बच्चे को बीच में शिक्षा रोकनी पड़े, ऐसी स्थिति हम नहीं आने देते।
तो उनकी फीस में कंसेशन करके हम उनकी शिक्षा को जारी रखते हैं। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की इंटरमीडिएट की छात्राओं को विदाई दी गई। चेतगंज स्थित आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में इंटरमीडिएट की छात्राओं के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद छात्राओं द्वारा भक्ति गीत की प्रस्तुति की गई। इसके पश्चात जूनियर छात्राओं ने अपनी सीनियर्स को विदाई दी और एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसकी सभी ने खूब सराहना की। इंटरमीडिएट की छात्राओं ने भी विद्यालय से जुड़ी अपनी स्मृतियों को साझा किया। विद्यालय परिवार ने छात्राओं को बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित किया। इसके साथ ही निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय मंत्री महिला मोर्चा पूजा दीक्षित व समाजसेवी मीना त्रिवेदी, अलवीना सरदार, अंजना दीक्षित सहित बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल रहीं। मल में कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग चीफ गेस्ट के रूप में आई हैं, कैसा लगा कार्यक्रम आपको आज? फेयरवेल बहुत भारी शब्द अपने में ही है, पर आज बेटियों का उत्साह देखकर और जिस तरीके से यहाँ पे तैयारी की गई है, इतनी भव्यता से लग रहा था कि हर बेटी जो यहाँ से जा रही है नम्न आंसू आंख भरी।
लेकिन फिर भी दिल में तमन्नाएं हैं कि कुछ करेंगे और अपने माँ बाप का, स्कूल का नाम रोशन करने का जो जज्बा लेके यहाँ से बेटियाँ जा रही हैं, ये देखने काबिल है। और मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य बच्चों का है, बेटियों का है, और ये हमारे कल के युवा हैं, भारत की नई पीढ़ी है। और जिस तरीके से आज कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई है, मुझे लगता है देश का भविष्य उजागर है और सेफ तरीके से हाथों में है। तो मैडम आज क्या कहना चाहेंगी छात्राओं का, इस तरह जो फेयरवेल पार्टी चला, क्या संदेश देती है इसके माध्यम से? फेयरवेल को हम लोग एक तरीके से बच्चों के लिए शुभकामनाओं और उनके बेहतर भविष्य की एक सेलिब्रेशन कहते हैं कि एक हम लोगों ने उनको एक बेस्ट विशेस दे के उनके आगे के भविष्य के लिए उनको आगे बढ़ाया है। और बच्चे भी अपने स्कूल का 12th पास करना, मतलब एक होता है स्कूल की उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब वो आगे और बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो उसका एक सेलिब्रेशन यहाँ आज रखा गया है, उसके लिए मैं आई हूँ। क्या संदेश दिया जाता है इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम का यही संदेश है कि अब आपके लिए आसमान खुला है, आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, समाज सेवा करिए, वकील बनिए। आपके लिए कैरियर की शुरुआत 12th के बाद ही होती है और बच्चों के लिए ये सबसे क्रूशियल टाइम होता है सोचने का, समझने का कि इसके बाद उन्हें कौन सा कैरियर लेना है। तो एक तरीके से ये फेयरवेल उनको ये इसके लिए आगाह करती है कि अब आप अपने भविष्य को संवारिए, बनाइए। बीएचयू विधि संकाय में शताब्दी राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय का शताब्दी वर्ष शैक्षणिक चर्चाओं और विमर्शों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया गया। इसी कड़ी में भारतवर्ष में विधिक शिक्षा पुनरावलोकन एवं संभावना विषय पर शताब्दी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सम्मानित न्यायाधीश, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति, डीन विभागाध्यक्ष और देश भर के विश्वविद्यालयों के प्रतिष्ठित प्रोफेसर, साथ ही कई कानूनविद शामिल हुए। इन्होंने इस सम्मेलन में विविध विषयों पर उपविषयों को उजागर करने के लिए अपनी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि का योगदान दिया। बीएचयू के विधि संकाय ने अपनी स्थापना के शुभ शताब्दी वर्ष के सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस सम्मेलन की औपचारिक कार्यवाही मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति गिरधर मालवी, चांसलर बीएचयू तथा सम्मानित अतिथि प्रोफेसर NL मित्रा, NLU बेंगलोर के पूर्व कुलपति की उपस्थिति में शुरू हुई। इस सम्मेलन का उद्घाटन दीप प्रज्वलन और महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इसके बाद मंगलाचरण और कुलगीत की प्रस्तुति हुई। उद्घाटन सत्र समृद्ध तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व कुलपति प्रोफेसर NL मित्रा ने मुख्य भाषण दिया, जिन्होंने कानूनी शिक्षा में अपने व्यापक अनुभव से प्राप्त अमूल्य दृष्टिकोण को साझा किया। सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर PK मुखोपाध्याय, प्रमुख पूर्व दर्शन शास्त्र विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय के द्वारा की गई तथा राष्ट्रगान के साथ उद्घाटन सत्र का समापन किया गया। And it's my privilege to have been invited for this phenomenal conference. BHU has a very rich tradition and such a huge gathering of law academics, law students, scholars, judges. Perhaps I'm seeing after a gap of 50 years, and credit goes to the entire team of BHU led by Dr. Anup, and I'm sure this conference is going to be a game changer to make the future of legal education safe for our 21st century hopefuls, our little angels. Thank you very much. आज हम लोगों ने एक सेंटेनियल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल एजुकेशन किया है और 100 सालों के बाद हम चाहते हैं कि विधि की शिक्षा फिर से डिफाइंड और रीडिफाइंड हो, जिसमें कि देश की आवश्यकता, नई शिक्षा नीति, भारतीयता का पुट लाया जाए। इसकी क्या आवश्यकता पड़ रही, क्या AI टेक्नोलॉजी का दो कारणों से आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी एक पक्ष है, परंपरा दूसरा पक्ष है। कोई भी समाज नए इतिहास को नहीं बना सकता जबकि स्वयं को उसका इतिहास ज्ञान न हो। तो इस नाते देयर इज ए नीड ऑफ इंडियनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, एज वेल एज टू अपडेट योर कोर्स कैरिकुलम इन द लाइट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बट यू कैनॉट ओनली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, यू आर बाउंड टू स्टेप योर पुट इन द रूट्स। जड़ों को समझना भी पड़ेगा। इस नाते ऐसा कॉन्फ्रेंस है।
थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए। इस पूरे में कुल 22 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 200 वक्ता अपने विचार रखेंगे। और सत्र किस पे हैं? सत्र है अपने एग्जामिनेशन रिफॉर्म पर, सत्र है कोर्स के पाठ्यक्रम पर संबंध है, पढ़ाने के तरीकों पर संबंध है, समाज के अन्य व्यक्ति लाभ से क्या जानना चाहते हैं उस पर संबंध है। हम लोग साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि शोध रिसर्च कैसे बढ़े और भारतीयता का पुट कैसे लाया जाए। जिस प्रकार से दंड संहिता इत्यादि बदली हैं, तो भारतीयता कैसे बहाल की जाए इसमें। और साथ ही साथ हम लोग ये देखना चाहते हैं कि भविष्य विधिक शिक्षा का क्या होगा, कैसे उसको डिफाइन करें। क्या कारण है सर कि दूसरे देशों में जो है AI के जो है भविष्य का अभी हमारे देश में जो है अभी बहुत पीछे हम लोग चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं, कानून के मामले में कुछ नहीं। अमेरिका में सर्वाधिक अच्छे कानून हैं, लेकिन वहाँ अपराध की दर सबसे अधिक है, मानसिक रोगी की दर सबसे अधिक है। तो सिविल लिटिगेशन रेट एंड क्राइम रेट इज मोर हायर देन इन इंडिया। तो लॉ कैन नॉट रेगुलेट एवरीथिंग। द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. We cannot rely only on the formal rules. The informal rules are also important. Yes. Thank you. जिला खो खो संघ द्वारा जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता आयोजित हुई। जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता जिला खो खो संघ द्वारा संचालित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि पार्षद शरद पांडे, पार्षद सीमा वर्मा द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में बालक वर्ग में 9 टीमों और बालिका वर्ग में 5 टीमों ने हिस्सा लिया। बालकों का मैच नॉकआउट व बालिका का मैच लीग आधार पर खेला गया। प्रतियोगिता का आयोजन खो खो संघ के सचिव सुधा रानी तिवारी और सहायक सचिव अनिरुद्ध सिंह द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में दिलीप सिंह, महेश पासवान, मनोज कुशवाहा, सतीश कुमार सोनकर आदि खो खो खिलाड़ी उपस्थित रहे। ये बिरदोपुर के महोत्सव वाटिका में खो खो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिला स्तरीय। इसका उद्देश्य है कि बच्चों में ओपन खेल के प्रति जागरूकता करना, जो कि आजकल विलुप्त हो गया है। इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होगा। आजकल के जनरेशन में सारे बच्चे मोबाइल में ही लगे हुए रहते हैं, जिससे उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। तो इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास होगा और बच्चों को पुराने खेल को खेलने में और समझने में आनंद आएगा। चैनल के माध्यम से काशीवासियों को संदेश? चैनल के माध्यम से मैं काशीवासियों से उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें ओपन खेल के लिए। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के श्रृंगार व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आगामी 12 फरवरी को काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का भव्य श्रृंगार, भंडारा व भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी महंत सुमित उपाध्याय ने दी है। उन्होंने कहा कि सभी काशीवासी भक्त बाबा के अलौकिक नैनाभिराम झांकी का दर्शन कर पुण्य के भागी बने। क्या है, कब और क्या कार्यक्रम है? आगामी 12 फरवरी दिन सोमवार को जो है बाबा का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव का आयोजन है, जो कि हर वर्ष होता चला आ रहा है। इस बार भी जो है 12 फरवरी के दिन हुआ। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने परिवार के संग आएँ और बाबा की इस नैन विराम झांकी का आनंद ले और आशीर्वाद ले आके यहाँ पे। और आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं कि बाबा के इस अदिति महोत्सव जो है इसके आयोजन का इसका आनंद उठाएं। और 12 बजे से बाबा का जो है भंडारे का भी आयोजन है। आप सभी भक्तगण आए और इस भंडारे प्रसाद को ग्रहण करें। सुबह प्रातः 5 बजे से ये दर्शन भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा और 1 बजे तक जो है बाबा का दर्शन चलता रहेगा। उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक भोग आरती के लिए मंदिर प्रांगण जो होता है बंद होता है। उसके बाद 3 बजे से पुनः नए रजत मुखड़ा धरा के वसंत पूजा होगा बाबा का। सभी तरह पूजा होने के बाद जो है 3 बजे से लेके रात्रि 11 बजे तक जो है ये बाबा का जो है झांकी चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ 12 बजे से भंडारे का आयोजन है। शाम 6 बजे से यहाँ भजन संध्या का भी आयोजन है, जो कि तरह तरह के दूर दूर से कलाकार बाबा के इस भजन संध्या में आके जो भाग लेंगे और काशी में पूरा भक्तिमय रहेगा और दिन भक्त जो झूम उठेंगे बाबा इस आनंदित महोत्सव में। मंदिर पूरी तरह से सजा, मंदिर में आप देखेंगे बाबा के मेन चौराहा रोड से ही देखेंगे और जो है कि विद्युत झालर लगाकर जो है अन्य और जो विदेशी फूलों देसी फूलों से लगाकर जो है रंग बिरंगे से बाबा को जो है पूरी चौहत्ता जो सजाया जाएगा। और इसी सजावट में बाबा की जो है अष्ट भैरव की झांकी सजाने का भी विचार चल रहा है। इसमें कि अष्ट भैरव का जो भी दर्शन बाबा दर्शन होगा। उसके बाद चौराहा से लेके एकदम एक अद्भुत अलौकिक जो है सजावट। भारी भीड़ को देखते हुए किस तरह की व्यवस्था की गई है?
भारी भीड़ देखते हुए यहाँ जो है प्रशासन की व्यवस्था को भी दरखास्त दिया गया है और बाकी थाने की फोर्स रहती है हमारे पास कोतवाली की भी, और मंदिर की जितनी सिक्योरिटी गार्ड है सब दुरुस्त रहेंगे। उस दिन भारी भीड़ होगी तो इसलिए जो है आप लोग आइए, दर्शन करिए और पूरी सिक्योरिटी टाइट रहेगी। हार्ट अटैक और एंजाइना के नए लक्षणों के संदर्भ में बीएचओ हृदय रोग विभाग के डॉक्टर ओम शंकर ने जानकारी दी। आमतौर पर सीने में दर्द, पसीना आना, जबड़ा, गला, कान तक पहुंच जाने को हार्ट अटैक व एंजाइना के मुख्य लक्षणों में माना और समझा जाता है, पर अब इनमें भी नयापन देखने को मिल रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित हृदय रोग विभाग के हेड प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर ने कहा कि हार्ट अटैक व एंजाइना के नए लक्षण वाले मरीज पहुंच रहे हैं। किसी को बेहोशी, तुरंत सांस फूलना, कुछ देर के लिए दिमाग सुन्न होना व हाथ पैर पूरी तरह शिथिल होने की शिकायत रही है। इन नए लक्षणों से डॉक्टर भी हैरान हैं। उनका कहना है कि हार्ट अटैक व एंजाइना के मरीजों में नए लक्षण तेजी से मिल रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कार्डियोलॉजी में नए लक्षण वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। खासतौर पर 15 दिन के अंतराल में ऐसे मरीजों की संख्या रोजाना 20 से 25 मरीज के बीच में है। नए लक्षण वाला मरीज पहले तो समझ ही नहीं पाता है कि उसे दिक्कत किस वजह से हुई है। नए लक्षण वाले मरीजों पर गौर करें तो रोजाना आने वालों की संख्या का करीब 45% युवा होते हैं। इनकी उम्र 20 से 45 साल के बीच होती है। इनको पहले कभी दिक्कत नहीं हुई। युवाओं में बढ़ता ये मर्ज सेहत के प्रति लापरवाही व बिगड़ी लाइफस्टाइल के कारण है। नशा करना व शारीरिक कसरत से दूरी खतरे को और बढ़ावा देती है। सर, अभी जो हार्ट अटैक के केस है वो उसमें कुछ अलग तरह के जो है लक्षण आ रहे हैं, तो वो कौन कौन से लक्षण हैं और किस तरह से जो है लोगों को हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ रही है? देखिए, क्या है कि हार्ट अटैक में पहले से भी अलग अलग तरह के लक्षण होते हैं। एक तो हार्ट अटैक जो है 1/3 लोग, यानी 100 में से अगर आप देखेंगे तो 30-35 लोग ऐसे होते हैं जिसको सडन कार्डियक डेथ होता है। मतलब अचानक से आप देखेंगे लोग समाज में कहते हैं कि अभी तो ये जा रहा था, अभी तो मुझसे मिला था, अभी तो ये हो गया, वो हो गया। अचानक से देखते हैं कि उनको घबराहट, बेचैनी, पसीने सा होगा और उस समय बेहोशी सी छाएगी और अचानक से लोग किसी को बुलाए तब तक जो है पताता भी नहीं है, सोए और अगल बगल के लोगों को भी पता नहीं चलता है और जान चली जाती है। ये क्या होता है कि खून की नलियाँ जो बंद हो जाती है तो उसके जहाँ बंद होती है उसके नीचे के हार्ट को अचानक से खून का सप्लाई नहीं होता है और उसकी वजह से उनके जो धड़कन हैं वो नॉर्मल के बदले बहुत तेज़ी से, और नॉर्मली क्या होता है कि एक के बाद एक हार्ट जो है बीट करता है। उसमें क्या होता है, अचानक से आगे पीछे जो है हार्ट के कई जगह से जो एक साथ जिसको सिकुड़ना है वो अलग अलग जगहों से सिकुड़ने लगते हैं और एक साथ कोई सिकुड़ता है, कोई फैलता है, तो एक इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन जिसको कहते हैं वो नहीं होता है और हार्ट जो है उससे खून का ब्रेन या पहुंचना बंद हो जाता है और लोग तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है हमारे समाज में जिसकी बहुत कमी है, उसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, CPR। और दूसरा होता है डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन एक मशीन होती है जो आप देखेंगे विदेश में जाएंगे, यहाँ भी कई जगह आपको एयरपोर्ट और वगैरह पर मिलेगी, जबकि इसको हर चौक चौराहे पर लगी होनी चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो भी आम जनता है और जो स्कूल के छात्र हैं, स्कूली छात्रों को इसकी पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। समाज में खास करके जो पुलिस हैं जो हर जगह अवेलेबल होते हैं वैसे लोग, और समाज के जो स्टूडेंट हैं जो समाज में जाके उसका एक हिस्सा बनेंगे, उसको एक इसकी पूरी CPR की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कितना दबाना है, फेफड़े को कितनी बार दबाना है और मुँह में फूंकना है, नहीं फूंकना है, कैसे करना है, वो पूरी विधि पता होना चाहिए। अगर सही समय पर इसको कई सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। और अगर वो मशीन जो मैंने बताया डिफिब्रिलेटर मशीन होती है वो अगर वहाँ आसपास में कहीं उपलब्ध हो और लोग ट्रेंड हो वो देने के लिए उस पर झटके, तो बिजली के झटके से उसके हृदय की जो गति है वो नॉर्मल हो सकती है और तत्काल उसको अस्पताल में पहुँचाकर उनकी जान बचाई जा सकती है।
दूसरा जो है लोग सीधे जो है चूँकि हार्ट में कौन सी नस जो है वो बंद हुई है, मान लिया मुख्य नस बंद हो गई तो अब आपका कोई हार्ट जो है पंप नहीं कर रहा, तो हार्ट फेलियर के सिम्टम यानी सांस फूलना, चक्कर, बेहोशी और ये सब भी हो सकता है। इस तरह के भी सिम्टम हो सकते हैं। और क्लासिकल सिम्टम जो होता है कि सीना में दर्द होना, लगता है कि सीने पर हाथी बैठ गया है और उसको इम्पेंडिंग डूम करती यानी मौत का भय, लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा। ये लोग कहते हैं कि अब मैं बचूंगा नहीं, कहते आप वो एक चीज़ें होती है, इस तरह से होता है। और बाएं या दाएं हाथ में जा सकता है, या गर्दन, पेट कहीं भी फैल सकता है। तो यही है लक्षण। मऊ घोसी लोकसभा व विधानसभा में बने रोडवेज परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मऊ जनपद के घोसी लोकसभा एवं विधानसभा में बने रोडवेज परिसर में गंदगी का अंबार है, जबकि मऊ में एक ही लोकसभा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब चुनाव आता है तो मंत्री एवं बड़े बड़े नेता दावे करते हैं, लेकिन रोडवेज परिसर में सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को होती है। इनके लिए शौचालय भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि परिसर में रोडवेज बस की जगह प्राइवेट बस खड़ी होती है। यहाँ इतनी गंदगी है कि लोग जाना नहीं चाहते हैं। किसान नेता का कहना है कि रोडवेज की बसें सड़क पर खड़ी होती हैं, जिसकी वजह से जाम लगता है और अंदर प्राइवेट गाड़ियां खड़ी की जाती हैं। इसकी जानकारी कई बार उच्च अधिकारियों को भी दी गई है। जनपद के घोसी लोकसभा और विधानसभा दोनों है, लेकिन दोनों के होने की वजह से भी यहाँ की जो है रोडवेज की स्थिति हम दिखाएंगे आपको कि बस से बदतर है। यहाँ शौचालय भी नहीं है, पेयजल की भी सुविधा बता रहे हैं लोग कि नहीं है। इस संबंध में हम बात करेंगे किसान नेता शेख हिसामुद्दीन से कि यहाँ की स्थिति क्या है। सबसे पहले तो आपका केटीवी में स्वागत है। आप बताइए नेताजी कि यहाँ जो है लोकसभा भी है, घोसी विधानसभा भी है, लेकिन यहाँ की रोडवेज की हालत बस से बदतर है और लोग कहते हैं कि शौचालय के लिए स्वच्छ भारत मिशन, तो आप देख ही रहे हैं स्वच्छ में यहाँ अंदर, तो इस संबंध में क्या कहेंगे आप? इस संबंध में हमारा कहना है कि सरकार की जितनी कथनी और करनी है सब हवाई है। आप स्वयं देख रहे हैं इस परिसर का क्या हाल है। ये तमाम कचरपट्टी बनी हुई है, एकदम कचरा बह रहा है, सब नापदान का पानी आ रहा है। और यहाँ पे ये रोडवेज है, बस अड्डा है, और यहाँ पे ये गाड़ी देखिए। अभी मैंने पता किया कि ये गाड़ी कैसे खड़ी है, तब पता चला कि ये आरटीओ साहब ने खड़ी कराई है। अरे भाई, आरटीओ साहब की गाड़ी खड़ी करानी है, सीज करनी है, थाने में ले जाकर के सीज करेंगे कि ये रोडवेज में सीज करेंगे? और रोडवेज में सीज करने का मतलब कि गोलमाल है या क्या है, तो वो बताएं। जैसे जब यहाँ बसें आती हैं तो महिलाएं उतरती हैं, उनकी क्या सुविधा है क्या पेयजल के या शौच के लिए? यहाँ पे शौच तो एक है ठेकेदारी वाला, इस रोडवेज के अंदर शौच है जिसका ठेका है वो ठेकेदारी का है, लेकिन पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ज्यादातर बसें रोड पर ही लगती हैं, अंदर नहीं आती हैं, रोड ही पे लगती हैं, रोड को जाम भी करती हैं। परिसर में देख रहे हैं स्वच्छता मिशन जो चल रहा है, इसके तहत देख रहे हैं कि यह जो है काफी गंदगी है, इस पर क्या मतलब कोई कार्रवाई जो है आप लोग आवाज उठाते हैं किसान नेता? भी यही कहेंगे कि जरा एक बार स्वच्छता के तरफ अपने कैमरे को घुमा दीजिए, ताकि आपके माध्यम से स्वच्छता की तरफ कैमरा घुमावे। स्वच्छ मिशन जो चल रहा है वो कैमरा घुमा के दिखावे कि इस परिसर में, रोडवेज परिसर में घोसी में कितनी सफाई है। और हम जबकि यहाँ लोकसभा विधानसभा दोनों है, चुनाव आने आना है। चुनाव जब नजदीक आता है तो नेताओं की बड़ी बड़ी जो है डिंगे होती है कि मैं करवा दूंगा इसको। इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि घोसी जो बस अड्डा है इसको मैं एयरपोर्ट की तरह बनवाऊंगा, लेकिन एयरपोर्ट क्या, यह तो लग रहा है कि यहाँ शौच करना भी मुश्किल हो रहा है। और इस संबंध में क्या मुश्किल है, यहाँ पे शौच करना नहीं, यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है, ये हाल है। और घोसी विधानसभा और लोकसभा ही नहीं है, घोसी तहसील भी है और घोसी रेलवे स्टेशन भी है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 3 दिवसीय विशाल क्षेत्रीय किसान मेले का किया शुभारंभ। पुलिस की वर्दी में स्टेशन पर चोरी करने वाले एक अभियुक्त को कैंट जीआरपी टीम ने किया गिरफ्तार।
चंदे के नाम पर छात्रों द्वारा मोटी रकम मांगे जाने से नाराज बीएचयू विश्वनाथ मंदिर के दुकानदारों ने बंद रखी दुकानें। और विश्व कैंसर दिवस पर 15 राज्यों के छायाकारों द्वारा ली गई फोटो हुई प्रदर्शित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।